कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है। कर्नाटक से लौटे तीनों पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बैठक में कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली में मौजूद है। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले सिद्धारमैया ने ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा किया। उधर डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा जयपुर में पूरी हो गई। यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी पायलट के कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, कोई भी फाइल बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती। कर्नाटक में जीत के बाद ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। ममता बनर्जी ने अपना प्लान बताते हुए आगे कहा कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। ऐसे में अगर कांग्रेस कुछ अच्छा पाना चाहती है तो उन्हें कुछ क्षेत्रों में त्याग भी करना होगा। ममता बनर्जी इस महीने के आखिरी तक दिल्ली का दौरा करेंगी। वो 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। इस महीने मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर देश को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने नई संसद का अचानक दौरा किया था और वहां चल रहे निर्माण कामों का जायजा लिया था। पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक बिल्डिंग होगी। साथ ही मंत्रालय के ऑफिसों के लिए केंद्रीय सचिवालय होगा। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर चल रहा विवाद जारी है। फिल्म को लेकर जम्मू में एमबीबीएस छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद छात्रों का एक ग्रुप धरने पर बैठ गया। जम्मू विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उधर मथुरा में हिंदू महासभा ने स्कूली बच्चों के लिए फिल्म का आयोजन किया। केरल के कोच्चि में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के समर्थन में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने सर्विसेज विभाग के सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नोटिस थमाया है। नोटिस में कहा गया है कि आशीष मोरे को सर्विस विभाग में नए सचिव की तैनाती के लिए फाइल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन मंत्री के सामने फाइल पेश करने की बजाय वो बिना सूचना दिए सचिवालय से चले गए। आशीष मोरे से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगाया और भक्तों की पर्चियां निकाली। बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्तों का बड़ा हुजूम पटना में मौजूद है। भीड़ की वजह से पहले बाबा ने दिव्य दरबार लगाने से मना किया था, लेकिन फिर भक्तों की गुजारिश को देखते हुए दरबार लगाया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। बाबा बागेश्वर के आयोजन को लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधा और अच्छे इंतजाम नहीं करने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 जगहों से सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई। अहमदनगर में संभाजी जयंती पर जुलूस के दौरान 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले अकोला में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल अहमदनगर और अकोला में तनाव है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। दोनों जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। इस बीच महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब में पटियाला के गुरुद्वारा में बेअदबी के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम निर्मलजीत सिंह है और पटियाला का रहने वाला है। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला परविंदर कौर गुरुद्वारा परिसर में सरोवर के पास शराब पी रही थी। गुरुद्वारे के कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की। सेवादार महिला से पूछताछ कर रहे थे कि तभी आरोपी निर्मलजीत वहां आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान में आज एक बार फिर से बवाल दिखा। इमरान खान की रिहाई से नाराज जमीयत-ए-उलेमा के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया।
इस बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव पास किया जिसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच के लिए कमेटी की बात की गई है। पूरे हंगामे और बवाल के बीच इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी को जमानत दे दी। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान का भी वही हश्र होने वाला है जो आज से 44 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में आज ये मांग उठी है कि इमरान खान को फांसी पर लटका देना चाहिए। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और मैं आपको पहले कई दिनों से बताता आ रहा हूं, आपने भी ये देखा होगा कि पाकिस्तान की जो राजनीति है ये खूनी राजनीति है। इसमें सिर्फ चुनाव पर नेता निर्भर नहीं करते, और ये ऐसी खूनी राजनीति है जो तभी पूरी होती है जब ये किसी न किसी विपक्षी नेता की जान ले लेती है, चाहे वो फांसी पर चढ़ा कर ली जाए, चाहे वो प्लेन क्रैश में ली जाए, चाहे वो देश निकाला देकर ली जाए, और चाहे वो जेल में डाल कर ली जाए। लेकिन सबसे पहले आज आप ये तस्वीरें देखिए जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं, जहां इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक तरह से एक सुरक्षा घेरे के बीच में कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया, और पाकिस्तान इस पर्दे वाली सुरक्षा को अपने देश की सबसे बड़ी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था बता रहा है। और पाकिस्तान के लोग और दुनिया के कई देश इन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा रहे हैं। आप भी देख लीजिए, जब पाकिस्तान में इमरान खान को अदालत में आज पेश किया गया तो कैसे उन्हें पेश किया जा रहा है। उनके चारों तरफ ये एक प्लास्टिक की शीट है जो उनके चारों तरफ लगा दी गई, और इस शीट के बीच में इमरान खान है ताकि उन्हें कोई देख ना पाए, और इस प्रकार से उन्हें हाई कोर्ट में आज पेश किया गया है। बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को बड़ा दिलचस्प मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में ये तस्वीरें बहुत चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए, जब पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को इस तरह से कड़ी सुरक्षा दी जा रही है, तो वहां पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा कैसे करता होगा। ये एक पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का तरीका है, उनकी पत्नी की सुरक्षा करने का तरीका है, तो अब आप सोच लीजिए वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। आप खुद देखिए। कोर्ट में ना जाए। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि इमरान खान को कैसी लचर सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया है। पहली चीज तो ये है, इससे किसी की क्या जान बच जाएगी अगर ऐसे आप प्लास्टिक की शीट्स में किसी को घेर कर, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री को, जिसकी जान को बहुत खतरा है, जिस पर पहले भी हमला हो चुका है, आप इमरान खान को इस तरह से अदालत में पेश कर रहे हैं। पहली बात तो नोट करने वाली ये है। दूसरी बात आपने जो नोट की होगी वो ये कि इमरान खान के कॉन्फिडेंस में जरा भी कोई कमजोरी नहीं आई है, उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही बरकरार है। अब आगे की तस्वीर देखिए, जब उन्हें अदालत में अंदर ले जाया गया तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर वही भरोसा है, वही कॉन्फिडेंस है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे वो क्रिकेट खेला करते थे क्रिकेट के मैदान पर, आज राजनीति के मैदान पर भी वैसे ही हैं। और आजकल ये जो काला चश्मा है, वो जो सन ग्लासेस लगाते हैं, ये उनका एक ट्रेडमार्क बन गया है। अब वो हर जगह, अभी आप देखिएगा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो अपना काला चश्मा लगा लेते हैं। ये देखिए, अब वो हर जगह ये काला चश्मा लगाकर जाते हैं। ये एक तरीके से उनकी नई पहचान बन गई है। भ्रष्टाचार के जिस मामले में 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसी मामले में आज उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी लाहौर हाई कोर्ट से एक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, जिसके बाद अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर भी
23 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। सरकार असल में बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन फिलहाल 23 मई तक उन्हें राहत मिल गई है। इस सब के बीच आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बिल्डिंग पर सरकार के कुछ लोगों ने हमला कर दिया और ये लोग वहां सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी दाखिल हो गए। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट द्वारा बुलाया गया था, जो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी से मिलकर बना एक संगठन है। तो अब आप सोचिए, नवाज शरीफ और भुट्टो की जो पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी, जो एक जमाने में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो अब एक हो गए हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी शामिल हुई, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ इमरानदारी यानी इमरान खान की खातिरदारी में लगे हुए थे। इसके अलावा मरियम नवाज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं बल्कि मदर इन लॉ जो है वो लागू है, मदर इन लॉ लागू है, जहां चीफ जस्टिस की सास पीटीआई को खुलेआम अपना समर्थन देती है। राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि इतना आगे ना बढ़ो कि वापस जाने का एक भी रास्ता ना बचे, यानी एक ना एक खिड़की बातचीत के लिए, समझौते के लिए खोलकर रखनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ये है कि इमरान खान ने एक भी खिड़की खुली नहीं छोड़ी जिसके जरिए कोई समझौता हो सके या बातचीत हो सके। यही हाल शहबाज शरीफ की सरकार का है और यही हाल सेना का है। यानी ये जो तीनों पार्टियां अगर आपको देखें, ये तीनों चेहरे अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। अब यहां से वापसी नहीं है, समझौते का कोई आसार नहीं है। अब आर पार की लड़ाई पाकिस्तान में शुरू हो गई है। आज पाकिस्तान की संसद में भी इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस को अमल में लाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जा सकती है और इस कमेटी का मुख्य मकसद होगा चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों को उनके पद से हटाना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इमरान खान की रिहाई का आदेश दिया था। इसके अलावा अब पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भी सेना को बुला लिया गया है और अब लगभग पूरा पाकिस्तान सेना के हवाले कर दिया गया है। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे यह बात समझ में आती है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो सकता है, बहुत जल्द पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू हो सकती है और यह बात तो पक्की है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पूरे के पूरे पाकिस्तान को सेना को सौंप देना पड़ेगा और अब वहां वही होगा जो वहां की सेना चाहेगी और सेना और इमरान खान के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और पाकिस्तान में अब इमरान खान ने एक ऐसा टारगेट ले लिया है इस मैच में जो कि लगभग असंभव है, लेकिन इमरान खान ने इस तरह के चमत्कार खेल के मैदान में भी दिखाए हैं और हो सकता है वो राजनीति के मैदान में भी इतना जबरदस्त टारगेट लेकर भी शायद इतना जबरदस्त रन रेट दिखा दें कि वो ये मैच भी जीत जाए। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रियाज अहमद खान ने इमरान खान को बीच चौराहे पर सबके सामने फांसी पर लटकाने की मांग की है और सरकार के ज्यादातर नेताओं ने इस मांग को अपना समर्थन दिया है और इसके बाद से ही पाकिस्तान में दिन भर यह चर्चा हो रही है कि क्या वाकई इमरान खान को फांसी पर लटकाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में आज से 44 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। तो पाकिस्तान का खूनी इतिहास कहता है कि वहां यह बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है जो भुट्टो के साथ हुआ था वो इमरान खान के साथ भी हो सकता है। और आज का दिन आपको पाकिस्तान के खूनी इतिहास में ले जाने का दिन है। ध्यान से आप सुनिएगा। वर्ष 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बर्खास्त करके सैन्य तख्ता पलट कर दिया था और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। वही मार्शल लॉ जिसे अब लागू करने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा 2 वर्षों के बाद इसके 1979 में देशद्रोह के आरोप में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई और यह सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया, सत्ता के संघर्ष के लिए किया गया।
तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इस पुराने इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश की जाए और इमरान खान को एक बार ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि उन्हें फांसी दे दी जाए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो के ये नाना हैं। बिलावल भुट्टो जो शहबाज शरीफ की सरकार में विदेश मंत्री हैं। बिलावल भुट्टो थोड़े दिन पहले गोवा आए थे। ये बिलावल भुट्टो के नाना हैं और इनकी जो बेटी हैं और बिलावल भुट्टो की जो मां थी बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी जब वो एक रैली को संबोधित कर रही थी और उन्हें गोली मार दी गई और इस तरह उनकी हत्या हुई। तो आप देख लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया 1979 में, फिर 2007 में उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और अब बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, वो इस सरकार में विदेश मंत्री है। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को लेकर कहा कि जब इमरान खान ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और नवाज शरीफ के परिवार के बाकी लोगों को जेल में डाला था, तब वो नैतिकता की सारी बातें क्यों भूल गए थे? क्योंकि अब बात यह चल रही है कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार मुझे तो जेल में डालना ही चाहती है, लेकिन मेरी बेगम को भी जेल में डालना चाहती है। बुशरा बीबी को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये उन्हें भी जेल में डालना चाहती है। लेकिन दूसरे जो उनके विरोधी हैं और जो सरकार में रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को जेल में डाला था, जब उनके परिवार के बाकी लोगों को जेल में डाला था, तब नैतिकता की ये सारी बातें कहां थी? तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो राजनीति है वो कितनी नफरत की राजनीति है और वहां कोई दूध का धुला नहीं है। सब ने एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, अब नवाज शरीफ वही काम इमरान खान के साथ कर रहे हैं और इमरान खान को जो अब सबसे ज्यादा चिंता है वो ये है कि अब उनकी पत्नी के साथ भी वैसा ही होगा। और बुशरा बीबी को आज तो जमानत मिल गई है। ये बुशरा बीबी हैं जो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको उनकी दूसरी तस्वीरें भी दिखाई थी। अब यह कहा जा रहा है कि इन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। इस सब के बीच इमरान खान ने भी पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बड़े गंभीर आरोप आज लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख उन्हें 10 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है और वो उनकी पार्टी पीटीआई को उसी तरह से प्रतिबंधित करने वाले हैं जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश के बंटवारे से पहले शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया था। और इमरान खान ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के लिए आज पाकिस्तान की सेना को ही दोषी ठहराया है। ये आज बहुत बड़ी बात है और आज भारत में इस पर इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान लगातार भारत पर तरह तरह के आरोप लगाता रहा है बांग्लादेश के निर्माण को लेकर कि हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि जो कुछ 1971 में हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इसके लिए और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार थी। यानी 1971 में मिली जिस हार को पाकिस्तान आज तक स्वीकार नहीं करता था, अब पाकिस्तान के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे सबके सामने कैमरे पर आकर स्वीकार किया है और यह बहुत बड़ी बात है। यह भारत के इतिहास में भी यह बात लिखी जाएगी और पाकिस्तान के इतिहास में भी। इसलिए आज आप खुद सुनिए कि इमरान खान ने 1971 के युद्ध के बारे में खुद कौन कौन सी बातें कबूल की हैं। तो आज आप देखिए, इमरान खान उस समय 1971 में लगभग 18-19 साल के रहे होंगे और बहुत एक युवा खिलाड़ी तब इमरान खान थे, क्रिकेट खेला करते थे और उन्हें सब याद है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने आज आकर उन्होंने 1971 के युद्ध की सारी सच्चाई दुनिया को बता दी है। 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, सब कुछ उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि वर्ष 1971 में ऐसा क्या हुआ था कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को वो पूरा घटनाक्रम आज के दिन फिर से याद दिला रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था जिसमें भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को
पूर्वी पाकिस्तान में बंदी बना लिया था और इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। यह आज तक के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बुरी हार थी, जहां पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। पूरा की पूरा पाकिस्तान टूट गया, 2 टुकड़ों में बंट गया। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान बन गया और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन गया। और इस विभाजन के समय पाकिस्तान की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी पाकिस्तान की स्थिति आज है। इसलिए आज की स्थिति को आप समझना चाहते हैं तो पहले आपको यह समझना होगा कि 1971 में क्या हुआ था और क्यों आज इमरान खान को 1971 की सच्चाई दुनिया को बतानी पड़ी। 1971 में भी पाकिस्तान में एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर पूरा देश जल रहा था जैसे आज जल रहा है, और उस नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे और पाकिस्तान के विभाजन से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग के अध्यक्ष चुने गए थे और उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान को लेकर उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी। इमरान खान की तरह वो भी उस समय पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे और उनका यह भी कहना था कि पूर्वी पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी होनी चाहिए, अलग केंद्रीय बैंक होना चाहिए और अलग सेना भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सोचिए, पाकिस्तान में 1971 में भी निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग हो रही थी और आज 2023 में भी निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग इमरान खान को करनी पड़ रही है। अब क्योंकि उस दौर में भी पाकिस्तान की सत्ता पंजाब प्रांत से ही संचालित होती थी और आज भी पाकिस्तान की पूरी सत्ता या पूरी जो फौज कह लीजिए वो पंजाब से संचालित होती है, उस पर पंजाब और पंजाबियों का कब्जा है। इसलिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, क्योंकि वो पंजाब के नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, पूर्व पाकिस्तान के थे और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान की खूनी राजनीति में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके अक्सर बड़े बड़े नेताओं को एलिमिनेट किया गया है। इस मुकदमे को तब अगरतला षड्यंत्र केस का नाम दिया गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान पर त्रिपुरा के अगरतला शहर में भारत की मदद से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप था। आज जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरा पाकिस्तान जल रहा है, वैसे ही तब शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी पर पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। गिरफ्तारी की वजह से शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज इमरान खान लोकप्रिय हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अमेरिका जैसे देशों का निष्पक्ष चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ रहा था। ये जो निष्पक्ष चुनाव हैं, ये पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं। 1971 में भी निष्पक्ष चुनाव की मांग हो रही थी और 2023 में भी वही निष्पक्ष चुनावों की मांग हो रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की जगह जनरल याया खान वहां के राष्ट्रपति बन गए और उन्हें लगा कि शेख मुजीबुर रहमान पर देशद्रोह का आरोप है, इसलिए कुछ लोगों में भले ही उनके प्रति हमदर्दी हो, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इमरान खान को फांसी भी दी जा सकती है, इमरान खान की हत्या भी की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो सकता है इस दौरान और इमरजेंसी भी लागू हो सकती है। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस बार 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। यानी जैसे पाकिस्तान 1971 में 2 हिस्सों में बंट गया था, टूट गया था, इमरान खान कह चुके हैं कि अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच इमरान खान लगातार यह बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकार उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जेल में डालना चाहती है। अब बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर के रूप में है, किसी ने उन्हें देखा नहीं है, किसी ने आज तक बुशरा बीबी की शक्ल नहीं देखी, वो कैसी दिखती हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा बुरके में रहती हैं, अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। और कहते हैं कि बुशरा बीबी से जब से इमरान खान का निकाह हुआ है उनकी जिंदगी ही बदल गई है। तो काफी कुछ इमरान खान की राजनीति बुशरा बीबी के आसपास भी घूमती है, इसलिए आज आपको बुशरा बीबी की पूरी कहानी भी हम बताते हैं। बुशरा बीबी 48 साल की हैं। 48 साल की बुशरा बीबी 70 साल के इमरान खान की तीसरी पत्नी है। इमरान खान की पहली पत्नी का नाम था जमाइमा गोल्डस्मिथ, दूसरी पत्नी का नाम था रेहम खान और तीसरी पत्नी का नाम है
बुशरा बीबी। और ये आप उनकी तीनों पत्नियों की तस्वीर इस समय देख रहे हैं और आप देखते जाएंगे। जमायमा से जब उन्होंने शादी की, जमायमा ब्रिटेन में रहती थी, उन्हें वो पाकिस्तान लेकर आ गए। रेहम खान भी ब्रिटेन में ही रहती थी और उन्हें फिर वो कुछ समय के लिए पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन इस बार जब उन्होंने बुशरा बीबी से शादी की तो बुशरा बीबी उनकी पहली दो पत्नियों से बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं थी, वो एक घर में रहने वाली साधारण से परिवार की साधारण सी महिला थी और जो हमेशा बुर्के में रहती है और बहुत ट्रेडिशनल है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ था और ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय बुशरा बीबी को उनके सपने में पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब दिखाई दिए थे और मोहम्मद पैगंबर साहब ने उनसे कहा कि अगर 1 जनवरी 2018 को उनके परिवार की किसी महिला का निकाह इमरान खान से हो जाता है तो यह निकाह इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देगा और पाकिस्तान भी इससे आर्थिक तरक्की करेगा, यानी यह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और फिर पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। ये कहानी है, ऐसा कहा जाता है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अक्सर पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के लोग सोर्सेज का हवाला देकर इस तरह की बातें अक्सर कहते रहते हैं और इमरान खान का मजाक उड़ाते रहते हैं। उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। लेकिन क्योंकि यह निकाह इद्दत के समय हुआ था, जिसमें इस इस्लाम धर्म को मानने वाली कोई भी महिला अपना तलाक होने के 130 दिनों के अंदर निकाह नहीं कर सकती, इसलिए 18 फरवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी का फिर से निकाह हुआ और इसके बाद कुछ महीनों के बाद अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन गए। यानी निकाह करने के कुछ ही महीनों के अंदर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जो कहानी चली आ रही है, इसे आप अफवाह कह सकते हैं, इसे कहानी कह सकते हैं, इसका कोई आधार किसी के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है और ये हो भी गया। और उसके बाद से लोगों ने इस थ्योरी पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि इमरान खान के दिन बुशरा बीबी से निकाह करने के बाद बदल गए, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, जो कि असंभव सा लगता था पहले। इस घटना ने इमरान खान को पूरी तरह से बदल दिया और इसके बाद वो अपने हर काम से पहले अपनी पत्नी बुशरा बीबी से सलाह लेने लगे और वो उनकी प्रमुख सलाहकार बन गई। सेना और आईएसआई में नियुक्ति से लेकर सरकार में अफसरों के ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग तक का फैसला इमरान खान अपनी पत्नी से पूछकर ही लेते थे, ऐसा कहा जाता है, दावा किया जाता है। बल्कि वो पहले इसके बारे में बुशरा बीबी को बताते थे, फिर बुशरा बीबी उन्हें बताती थी कि कौन सा अफसर उनके पक्ष में रहकर काम करेगा और कौन सा अफसर या सैन्य अधिकारी उनके रास्ते में रोड़ा बन सकता है। और इसी के बाद इमरान खान अपना अंतिम फैसला लिया करते थे। वर्ष 2021 में जब इमरान खान ने सेना की सिफारिश पर आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति को सहमति नहीं दी, तो इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि बुशरा बीबी की ही सलाह थी कि इस आदमी को आईएसआई का चीफ ना बनाओ। बुशरा बीबी को पाकिस्तान में एक रहस्य की तरह देखा जाता है और इमरान खान ने खुद एक बार बताया था कि उन्होंने निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा एक बार भी नहीं देखा था। और जब इमरान खान ने शपथ ली तब बुशरा बीबी ने बुर्का पहना हुआ था, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थीं और आज भी पूरे पाकिस्तान ने सिर्फ उनकी आंखें ही देखी हैं। और इस बुर्के को लेकर तब पाकिस्तान में भी बड़ा विवाद हुआ था। इसके अलावा नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी का आरोप है कि पिछले साल जब इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव आया तब बुशरा बीबी उनकी सरकार बचाने के लिए अपने घर में काला जादू करती थी। हालांकि इन तमाम दावों की कोई पुष्टि नहीं है और यह भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो अक्सर एक प्रोपेगेंडा है, वो सब झूठ है। इमरान खान के कुछ लोग हैं जो उनके अपने करीबी लोग थे, जो कि बुशरा बीबी को पसंद नहीं करते थे, जो नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी की एंट्री उनकी जिंदगी में हो। अब वही लोग बुशरा बीबी के बारे में ये सारी बातें, ये जादू टोने की जो बातें हैं, ये फैलाते हैं। और हम भी आपको वही सारी बातें बता रहे हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग अखबारों ने अलग अलग सूत्रों के हवाले से लिखी है। सूत्रों के हवाले से, जैसे ऐसा अक्सर बताया जाता है कि 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया और उसके बाद इमरान खान ने यूएन में कश्मीर पर भारत विरोधी एक झूठा भाषण दिया, तब इस भाषण के लिए बुशरा बीबी ने ही इमरान खान के लिए काफी पूजा पाठ किया था।
काफी दुआएं पड़ी थी। और खुद इमरान खान जब वापस आए तो उन्होंने भारत के खिलाफ अपने जहरीले भाषण का पूरा श्रेय बुशरा बीबी को ही दिया था और कहा था कि इसके लिए बुशरा बीबी ने बड़ी दुआएं मांगी थी। ये खुद इमरान खान के शब्द हैं जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि कल पंजाब प्रांत की पुलिस इमरान खान को फिर से गिरफ्तार कर सकती है और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सरकार के लोगों और समर्थकों ने इस तरह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को घेरा हुआ है। आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। इसके अलावा पाकिस्तान में इस समय इमरजेंसी लगाने की भी चर्चा हो रही है और हो सकता है कि जल्द ही इस पर कोई फाइनल फैसला हो जाए। लेकिन एक सच ये भी है कि इस समय जिस तरह पाकिस्तान के लोग अपनी सेना पर हमला कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना अपने अब तक के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, जब पाकिस्तान के अपने ही लोग सेना पर हमला करने लगे हैं। और लंदन में भी ब्रिटेन की सरकार के मुख्यालय के बाहर इमरान खान की पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को चोर बताते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए हैं। और पाकिस्तान की सेना की क्या स्थिति हो चुकी है उस पर आपको लंदन से हमारी ये रिपोर्ट अब हम दिखाते हैं। पाकिस्तान में चल रहे सेना प्रमुख और इमरान खान के बीच की लड़ाई अब पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लंदन तक भी पहुंच चुकी है। फिलहाल खड़ी हूँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने लंदन में और यहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक और पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही शहबाज सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर सेना प्रमुख के विरोध में नारे जो है वो गूंजे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को चोर कह के संबोधित किया गया है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंकाओं को फिर से देखते हुए पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन की चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर उनकी फिर से गिरफ्तारी की गई या उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा तो पूरे पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी और साथ ही पाकिस्तान चल उठेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच की लड़ाई जो है उसका असर पूरे देश के साथ साथ लंदन में भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच में गौर करने वाली बात यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी न केवल पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी अपने ही देश, अपनी ही सरकार और अपनी ही आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हम आपको अपने देश में कर्नाटक लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब दो दावेदारों के बीच में फंस गई है, जिसमें एक तरफ 75 साल के सिद्धारमैया हैं और दूसरी तरफ 61 साल के DK शिवकुमार हैं। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि कांग्रेस के सभी 135 विधायकों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी राय हाईकमांड को बता दी है और तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें लिखा है कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक यह खींचतान जारी है। आज सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दोनों नेताओं को दिल्ली आना था, लेकिन सिद्धारमैया तो दिल्ली आ गए, लेकिन DK शिवकुमार ने पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आज उनका जन्मदिन है और वो अपनी कुछ पर्सनल वजहों से दिल्ली नहीं आ सकते। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। इस सब के बीच सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के ज्यादातर विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी सिद्धारमैया कहते हैं कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, जबकि DK शिवकुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव उनकी अध्यक्षता में जीता है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा बनता है। I have 135 MLAs. First we had 136. Now we had 135 plus one associate member. Totally we have 136 MLAs. That is the Congress party MLAs. I don't have any MLAs. I don't know what secret ballot. We have passed a resolution that we all have given the opportunity to the party high command. I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to
be the Chief Minister of Karnataka. तो कर्नाटक की मौजूदा स्थिति को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं जो 13 मई की है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों नेताओं की नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। दोनों बैठे हुए हैं, बीच में एक कुर्सी है और दोनों उस कुर्सी को देख रहे हैं। और ये असल में तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत कुछ कहती है। दोनों की नजरें ही इस कुर्सी पर है। अब तक बीजेपी डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करती थी। आपने देखा होगा हर जगह जब बीजेपी जाती है चुनाव प्रचार में तो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज हम आपको कांग्रेस की डबल इंजन वाली सरकार दिखाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में दोनों इंजन एक दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो आज आप देखिए कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार, इसमें भी दो इंजन है, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी इस समय आपको कांग्रेस की डबल इंजन वाली सरकार दिखाई देगी, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत हैं और दूसरा इंजन जो है वो सचिन पायलट है, और दोनों ही विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का नया मॉडल है। इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वहां पर भूपेश बघेल हैं और टीएस सिंहदेव हैं। यहां पर भी डबल इंजन है, लेकिन दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह है। यहां पर भी ऐसे ही डबल इंजन की सरकार है। अगर आप इससे पहले की बात करेंगे तो कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता था जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब एक इंजन मध्य प्रदेश से चला गया है तो अब कमलनाथ अकेले बचे हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी डबल इंजन के बीच फंसी हुई है, जिसमें राज्य की लीडरशिप में दो इंजन हैं और दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। और इस बात को आप राजस्थान के उदाहरण से आज बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। और अब सचिन पायलट ने आज इस यात्रा के अंतिम दिन कहा है कि अगर वसुंधरा राजे की सरकार में हुए घोटालों की जांच नहीं हुई और उनकी बाकी सारी मांगें नहीं मानी गई तो वो इस महीने के आखिर में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में इस बार जबरदस्त आंदोलन शुरू कर देंगे। 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। तो सचिन पायलट विपक्ष के नेता नहीं है बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के ही नेता हैं और अपनी ही सरकार को राजस्थान में ललकार रहे हैं। तो एक डबल इंजन वाली सरकार ये भी है। अब आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मोहब्बत वाले जिस विशाल शोरूम में हैवी डिस्काउंट वाली बम्पर सेल लगाई थी कर्नाटक में, अगर उस सेल की 5 लोकल गारंटीज को लागू कर दिया जाता है तो इससे कर्नाटक को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसके लिए पैसा कितना चाहिए वो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का पहला वादा है हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। इस वादे को अगर पूरा करें तो इस पर सरकार को सालाना 14,430 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो राज्य का कुल बजट होगा उसमें से 5% पैसा सिर्फ मुफ्त बिजली पर निकल जाएगा। और इस खर्च से कर्नाटक में मुफ्तखोरी तो बढ़ेगी, लेकिन इस खर्च से राज्य को कोई फायदा भी नहीं होगा। दूसरा वादा है ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता। इस योजना पर सालाना खर्च 3,000 करोड़ रुपए होगा और राज्य के कुल बजट का 1.2% हिस्सा इसी बेरोजगारी भत्ते को देने पर निकल जाएगा। तीसरा वादा प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता। इसे लागू किया गया
तो राज्य सरकार को हर साल 30,720 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और कुल बजट का 12.5% हिस्सा इस योजना को लागू करने पर खर्च होगा। चौथा वादा, हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज। इस पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का खर्च और राज्य के कुल बजट का 2% भाग इसी पर खर्च हो जाएगा। और पांचवा वादा है, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। इस खर्च का अनुमान निकालना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इससे भी राज्य के कुल बजट पर काफी नया बोझ पड़ने वाला है। इस समय कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 करोड़ रुपए है और उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है और राज्य सरकार सालाना जितना कमाती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता है, जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इन गारंटीज को लागू किया तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% हिस्सा केवल मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होगा, जिससे कर्नाटक की आर्थिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। हो सकता है श्रीलंका जैसी हो जाए, क्योंकि कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही कर्ज है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की।